हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपके 75 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका यूपी पीजीटी के 2021 वाले पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, 75 हमने कर लिया था, जिसमें क्या था कि सेबी की गाइडलाइंस मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट क्या है, मतलब नॉट लेस देन आप मिनिमम कह सकते हैं। एप्लीकेशन अमाउंट क्या होता है, जो आपका इशूड प्राइस होता है, तो उसको आप कुछ टुकड़ों में मंगाते हैं, जिस जो कि पहला आपका एप्लीकेशन होता है, दूसरा अलॉटमेंट और बाकी आपका फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, इस तरीके से होता है। तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट जो आप शेयर इशू करने के बाद शेयर होल्डर से मंगवाते हैं, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे जो मंगवाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए मिनिमम, तो जो सेबी कहता है वो है 25% ऑफ इशूड प्राइस। ठीक है, लेकिन आपका कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि 5% ऑफ फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। दोनों डिजिट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 देखिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन से है, इसको आप कम्युनिकेशन से जोड़ सकते हैं। बीकॉम ग्रेजुएशन में तो कम्युनिकेशन अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि 12th में एक कम्युनिकेशन एक टॉपिक है। कम्युनिकेशन क्या, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है, लेवल भी डिफरेंट है, अगर है ना, लेवल भी डिफरेंट है और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है, मतलब कोई भी किसी से बात करेगा तो ये है डायगोनल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि सेम अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन उनका सेम है, जैसे मैनेजर से मैनेजर, सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, दोनों हर डिपार्टमेंट के। अपवर्ड क्या है, सुपरवाइजर मैनेजर से बात कर रहा है, मैनेजर सीईओ से बात कर रहा है, तो ये अपवर्ड है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जो हम पर्सनल बात, जैसे दो एम्प्लॉयज हैं, अपने बिजनेस गोल से अलग कुछ और पर्सनल बात कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। क्या रिलेशन है दोनों के बीच, तो दोनों के बीच में ये रिलेशन है फर्स्ट, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसे हम छोटे आर से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बैड डेट्स, क्या लिखा हुआ है, दी बैड डेट्स हैव बीन रिटन ऑफ, मतलब रिटन ऑफ कर चुके हैं, हटा चुके हैं कि इसका पैसा मिलना ही नहीं है। ठीक है, और लेकिन वो रिकवर हो गया, तो उसको हम कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, तो एक तरीके से ये हमारे लिए फायदा है, कुछ फायदा हो गया तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड के लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में हम अपने रिसीविंग या इनकम्स लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी बाय 800 यूनिट्स of an item for its annual requirement, means annual requirement क्या है, 8000 यूनिट्स का है। each unit cost 10 rupees, the ordering cost, जो हमारा काम का डेटा मैं वो लिख रही हूँ, ordering cost है 30, एंड द कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं या होल्डिंग कॉस्ट कह सकते हैं, वो है 7.5% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। मतलब ये जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है ना, 10 का 7.5, 10 का 7.5%, तो ये एक जीरो से जीरो कटा, लेकिन एक जीरो और बचेगी, तो डेसिमल को आगे बढ़ा देगी, ये हो गई होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसमें हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, नीचे हम लिख देते हैं, है ना, ये होती है। तो अब भी इस सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 30, एंड आपका होल्डिंग कॉस्ट निकाला है 0.7,
5। ठीक है, अब 7 5 से यहाँ से मैं हटा लूँ तो इसे 100 कर दूंगी और 25 3 एंड 25 4 टाइम 3 से ये कट गया, यहाँ 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये नंबर्स बचे हैं। क्या नंबर्स बचे हैं? 2 मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4। ठीक है ना? अब मैं इसको 4 2 जा 8 कर लूंगी। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई 8000 और इस जीरो को यही लगा देंगे, 10 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो अभी देखिए 8 तो हमारा कॉमन हो गया, क्योंकि आपको पता होगा स्क्वायर रूट भी है इसके साथ, ये ध्यान रखिए स्क्वायर रूट भी है। जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर रूट में करना है कन्वर्ट। अभी मैं इसको स्क्वायर रूट इस तरीके से करूँ, 8 इंटू 8000 मेरे पास बचा 80,000 मल्टीप्लाई, इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये पेयर बन गए, पेयर बन गए, तो इसका एक का 8 बाहर आएगा और एक का 100 बाहर आएगा। तो ये हो गया 800। तो हमारी 800 यूनिट्स हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये, मतलब स्टॉक को कंट्रोल और इस करने की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन था कुछ थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था स्टार्टिंग का, जब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आपने अगर देखा होगा। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। कहाँ क्रेडिट करते हैं? इंक्रीज इन द वैल्यू, मतलब जब वैल्यू की एसेट्स, मतलब वैल्यू की एसेट्स इंक्रीज हुई है तो मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया होगा, तभी तो हमें पता चला। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें वैल्यूएशन करना है अकाउंट्स का एडमिशन के समय पर, लेकिन अपने अकाउंट्स में उन्हें नहीं दिखाना है, तो हम क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि हम हमारा शायद आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था जो हमने स्टार्टिंग में किया था। नेक्स्ट देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, यही हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बिजनेस फॉरकास्टिंग का भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और वहां पर हमें इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए ये टेक्निक्स दी हुई है कुछ, तो ये टाइम सीरीज, वेरिएंस एनालिसिस, रिग्रेशन एंड इनपुट, इनमें से हमें बताना कौन सी टेक्निक नहीं है। तो अभी के लिए तो आंसर है वेरिएंस एनालिसिस, ये इसकी टेक्निक नहीं है, बाकी सब है। लेकिन और जो आपको थोड़ा-सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी जो टेक्निक्स होती है बिज़नेस को फोरकास्ट करने की, मतलब थोड़ा-सा फ्यूचर के लिए प्लान करने की, वो हमारी 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपका क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है? तो ये जो 3 हैं, टाइम सीरीज़, रिग्रेशन, इनपुट, ये आपकी क्वांटिटेटिव है। और कुछ क्वालिटेटिव के नाम आपको जो हो 3 हैं, एक है आपका डेल्फी मेथड, मार्केट रिसर्च, ठीक है? मार्केट रिसर्च एंड एक्सपर्ट पैनल, ये आपका क्वालिटेटिव टर्म्स हैं या मेथड्स हैं बिजनेस फोरकास्टिंग के। क्वांटिटेटिव के आपके टाइम सीरीज हो गया, रिग्रेशन हो गया एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस हो गया। ठीक, इसके अलावा भी है जैसे इकोनॉमिक मॉडलिंग हो गया, इंडिकेटर अप्रोच, इंडिकेटर अप्रोच हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज जिस हो गया, एक्सपोनेंटल स्मूथिंग और है आपका एक्सपोनेंटल स्मूथिंग, ये आपके क्वांटिटेटिव हैं। ठीक है, तो ये वेरिएंस एनालिसिस की इसमें बिजनेस फॉरकास्ट में बात नहीं होती है। स्केलर चेन, स्केलर चेन का ये टॉपिक, स्केलर चेन प्रिंसिपल, ये टॉपिक किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने दिया था। हेनरी फेयोल आपके एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर है। इन्होंने ही आपके 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, टेलर क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। इनके 4 साइंटिफिक इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू। मोटिवेशन आपका लीडरशिप का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, 85 क्या है? एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को नहीं लेता। पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें पूछा था, मैंने समझाया था एक्रूल सिस्टम के अदर नेम्स। तो उसमें बताया था मर्चेंट सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम,
बिजनेस सिस्टम होता है, और दूसरा उसके अलावा होता है कैश कैश सिस्टम। मतलब इसका अपोजिट, दो तरीके के सिस्टम होते हैं जो फॉलो करे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जो एक्रूड इनकम्स को कंसीडर नहीं करता या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करता, तो जो कंसीडर करता है वो कौन है, वो एक्रूअल है, और जो नहीं करता वो कैश सिस्टम है। कैश सिस्टम, और कैश सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम में पहले भी डिफरेंस बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। कैश सिस्टम क्या है, जब आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर क्रेडिट सेल हुई है उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, जब क्रेडिट आपने सेल कर दी और जब उसके पैसे आएंगे आप तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्चुअल सिस्टम में क्या होता है, आप कैश ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं और नॉन कैश को भी करते हैं। मतलब अगर क्रेडिट भी आपने सेल परचेज की है तो उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यही सब फॉलो करते हैं, एक्यूरल सिस्टम मोर रिलायबल है। अब देखिए इसमें क्या है, गिवन दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, 8% डिवेंचर 4 लाख एंड टोटल एसेट्स हैं आपके 10 लाख। जिससे ऐसा बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों साइड का टोटल सही बैठ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं आपकी लायबिलिटी साइड की, सिर्फ एक ये चीज है आपकी एसेट साइड की। आपको क्या निकालना है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो एक तरीके से फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो भी है। मतलब फाइनेंस देखना है कि बाहर से कितना ले रखा है, बाहर वाला कितना है, मतलब फिक्स्ड जिस पे चार्ज है वो, और आपका इक्विटी। ठीक है ना, इक्विटी मतलब अंदर का पैसा कितना है, शेयर होल्डर का या ओनर का पैसा कितना है, उसका रेशियो आपको इसमें बताना होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, आपका देखिए इक्विटी, ये तो शेयर होल्डर का हो गया, प्रेफरेंस ये फिक्स्ड चार्ज है इस पे, बाहर का हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी आपका शेयर होल्डर का, या फिर आप इसे ओनर्स कैपिटल कह सकते हैं, ये भी बाहर से है। तो ये दो चीजें आपकी बाहर से है और ये ओनर्स का है, तो ओनर्स का ऊपर रखेंगे 3 लाख, 3 एंड 1 हो गया हमारा 4 लाख। ठीक है, और जो फिक्स्ड है 2 लाख एंड 4 लाख, इसको हम रखेंगे नीचे 6 लाख। ठीक है, तो सारी जीरो से जीरो कटेंगे, 2 2 एंड 2 3 ये कट गया इस तरीके से। अब 3 को इससे काटेंगे तो 0.66 करके आएगा, तो इसमें 0.67 को आप कंसिडर करेंगे, 6 रिपीट होता रहेगा तो रिपीटिशन को बंद करने के लिए 6 7 कर देते हैं, है ना। तो ये आंसर इसका मोर अप्रोप्रिएट है और आयोग ने भी यही माना था। नेक्स्ट क्या है, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स पूर्व वर्ष। क्या है, फाइनेंशियल जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पिछले वाले वर्ष को ही प्रीवियस ईयर कहते हैं, गत वर्ष, गत वर्ष। ठीक है, जब मानिए 2018 से 19 मेरा बिजनेस चला, मतलब 1 मार्च 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, और इसका जो असेसमेंट, टैक्स का असेसमेंट होगा, टैक्स कैलकुलेट होगा, वो आपका 19-20 में होगा, 2019-20 में होगा। तो ये असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट के लिए पीछे वाला जो ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिवेंचर। कंपनी डिवेंचर रिडीम करेगी, भाई लिया है तो रिडीम वापस देना पड़ेगा, तो उसे रिडीम कहते हैं, लेकिन रिडीम नहीं कर सकती, किसमें से नहीं कर सकती, एक्यूमुलेटेड लॉस में। सीधी सी बात है, देखिए प्रॉफिट से कुछ है तो कम से कम कोई पैसा, इसमें अगर नहीं भी आता था ना तो भी कर सकते थे। बाय परचेज ओन शेयर्स, खरीद लेगी, बाय कन्वर्जन कन्वर्ट कर देगी। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो लॉस से रिडीम कैसे हो जाएगा, लॉस से रिडीम नहीं होगा, पैसे चाहिए ना देने के लिए, कुछ तो दोगे बदले में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, करंट रेशो पर इफेक्ट बताना है। तो आपका जो करंट रेशो है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आती है तो आपको इसको थोड़ा और समझ में आएगा। ये कलेक्शन ऑफ फ्रॉम डेटर्स में क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्रॉम डेटर्स, तो मेरे जो करंट डेटर हैं, दो जगह इफेक्ट पड़ा, डेटर पर और कैश, कैश या बैंक, है ना, या तो उन्होंने कैश दिया होगा या तो बैंक चेक दिया होगा। तो डेटर तो मेरे हो गए कम और कैश या बैंक बढ़ गया, और दोनों ही क्या है, करंट एसेट्स। तो सेम अमाउंट से ही माइनस हुआ है, सेम अमाउंट से ही प्लस हुआ है, तो करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और करंट लाइबिलिटीज का तो डेटर और कैश बैंक से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा हैज नो इफेक्ट ऑन करंट एसेट्स, मतलब दोनों ही आइटम्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो रेशो पर भी कोई फर्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच में वो रिलेशन देखते हैं, वो रिलेशन में
द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज, जो ईच वैल्यू को यूज कर रहा है। देखो रेंज क्या होता है, लास्ट माइनस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट हो या लास्ट, है ना, तो अंदर की डिजिट्स को नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन आपके 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। तो वो भी आपके सारे आइटम्स को कंसीडर नहीं करते। इंटर क्वार्टाइल में भी तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसमें आपको मीन का भी यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन का भी यूज होता है, और मीन निकला है तो आपका सीधी सी बात है कि सारे आइटम्स यूज हुए होंगे। और यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड आपको जो बात पता होनी चाहिए वो है आपका ये सिग्मा, जो आपके सारे आइटम है और जो आपका पॉपुलेशन का मीन है उसका स्क्वायर माइनस करके और अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला है। और दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपका वेरिएंस का स्क्वायर रूट है ना। ये दो फॉर्मूले हमेशा पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए, क्वेश्चंस भी आते हैं इनके। और एक चीज कि आपका एक होता है कोवेरिएंस, है ना। कोवेरिएंस क्या कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। ये सब चीजें यूजीसी में भी आती हैं, है ना। मैं जेआरएफ हूँ, कॉमर्स में मैंने यूजीसी नेट भी है मेरा, जेआरएफ भी है मेरा, तो ये सारी चीजें वहां भी पूछी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये सबसे सिंपल, रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें तो कुछ डिस्कस करने का कुछ है ही नहीं, तो बेसिक चीज है जो हम पढ़ते हैं 11th 12th में। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद मेजरमेंट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग हम क्या करते हैं, जो हम प्लानिंग में एक स्टैंडर्ड बना देते हैं उसको हमें फिर देखना है कि उसके अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल करना होता है कि वैसे ही हो। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट यहाँ पर आयोग ने इसी को करेक्ट माना था। सेटिंग अप स्टैंडर्ड, असाइनिंग द टास्क, डेटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, ये सारी चीजें नहीं है, कंट्रोलिंग का ये पार्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन, जो हम चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पर, तो वो कौन सी वैल्यू पे चार्ज होता है, वो उस वैल्यू पे चार्ज होता है जो बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है। और जो बैलेंस शीट है वो हमारी बुक्स है, और जो बुक्स में लिखा है वो बुक्स वैल्यू है। ठीक। नेक्स्ट, द फोर्स दैट ड्राइवन अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन होता है जो फोर्स एक ड्राइव करे कि हाँ हमें कुछ करना है, मोटिवेट कर रहा है कोई हमें। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का बेस क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कोई व्यक्ति अगर को बहुत भूख लगी है, वो एक रोटी खाता है, तो अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं तो हो सकता है उस वक्त उसे 30 यूटिलिटी का हो, लेकिन जब हम सेकंड खाएंगे तो हो सकता है उसे 20 यूटिल्स का टेस्ट आया हो, मतलब टोटल यहाँ टीयू और ये एमयू, तो यहाँ टोटल 50 हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर टीयू। थर्ड में हो सकता है उसे 10 यूटिल्स का टेस्ट आया हो, तो टोटल 60 हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है पर डिक्रीजिंग ऑर्डर से। इस तरीके से होता है, मतलब डिक्रीज होती चली जाती है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। अगला क्या है, अंडर मार्जिनल अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये दोनों ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का पार्ट होती है। वैसे आयोग ने इसे सही माना था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है, आंसर की में ये दिया गया था थर्ड, लेकिन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन शेयर्स आर फॉरफीट, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, शेयर फॉरफीट की एंट्री आनी चाहिए जो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट, ठीक है, टू अनपेड। अनपेड मतलब मैंने इसलिए लिख दिया कि जिस जहां पर पैसे नहीं मिले ना अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल पे, उसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपकी आती है कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर फॉरफीट में आती है पेड वैल्यू, और अनपेड में तो लिखा ही है अनपेड वैल्यू। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछा है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफीट शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल है ये, और इसमें आती है आपकी कॉल्ड अप वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू।
इसको दोबारा से ऊपर करते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल में आपकी आती है कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर फॉरफीट में आती है पेड वैल्यू। जो पेड कर चुका है कोई व्यक्ति, उसी को तो फॉरफीट कर लेते हैं, उसी का तो हरण कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं। और अनपेड है ये, तो इसमें जितनी हमने कॉल्ड अप मतलब जितनी हमने मंगाई थी उसके ही दो पार्ट्स है, पेड एंड अनपेड। आगे चलते हैं। प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज, प्रीमियम पे हो रहा है और जॉइंट लाइफ सभी का है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, क्योंकि वो एक खर्चा है कंपनी के लिए, क्योंकि इनका पर्सनल नहीं है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स है, तो ये कंपनी का खर्चा है। किसी एक व्यक्ति का होता तो उसके अकाउंट से डेबिट होता। देखिए, अभी ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ वैसे तो। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F.W. टेलर। ठीक है, ये इनका नाम एल्टन मायो और हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the from the following details calculate the taxable A assuming that he is a non-resident। मतलब तीन तरीके के होते हैं, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा होता है NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें बताना है इस केस के लिए, तो इसमें कौन कौन कंसिडर होंगे? रिसीव ₹1000 इन इंडिया विच एक्रूड इन इंग्लैंड, या तो रिसीव है या एक्रूड है, तो वो आएगा यहाँ पर। इंडिया का नाम है ना, तो तीनों में आएगा। तो देखो, रिसीव इन इंडिया, रिसीव हुआ है इंडिया में, तो इन दोनों में तो सब में आएगा। 6000 फॉर अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ द ईयर अर्लियर, ये किसी में नहीं आएगा, पुरानी बातें कर रहा है। ₹20,000 अर्न इन इंडिया, अब इंडिया का मतलब है तो सब में आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। नेक्स्ट, 10,000 अर्न एंड रिसीव इन अफ्रीका वर अबाउट टू इंडिया, ये भी यहाँ नहीं आने वाला, क्योंकि वही अर्न हुआ है, वही रिसीव हुआ है। तो अगर होगा भी टैक्सेबल तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए होगा, नॉन ऑर्डिनरी के लिए नहीं होगा, यहाँ नहीं आएगा। तो इसमें नॉन ऑर्डिनरी में सिर्फ दो आएंगे, 1000 एंड आपका 2000, तो ये 3000 इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है, अकाउंट कॉस्टिंग है। ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल है। ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नहीं है। क्यों? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है, इसका ही पार्ट है, ये अलग से कोई इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल है। मतलब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब करते हैं तो इन सबको, इनका सबका यूज, हेल्प, फॉर्मूले यूज करते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग डायरेक्ट नहीं है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है, इसलिए इसको हटाया, इसको ऑड वन आउट किया है। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, आंसर की में ये दिया हुआ है, लेकिन अदरवाइज आप चेक करेंगे तो उसमें अनसर्टिफाइड अमाउंट दे रखा होता है। तो ये थोड़ा सा ये है कि पता नहीं वो लोगों ने किस बेसिस पे इसको माना है, अदरवाइज मैंने चेक किया है तो अनसर्टिफाइड को वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया शेल बी टैक्सेबल, अभी देखा था, इंडिया का नाम आ रहा है ना, इंडिया का नाम आया है कि इनकम या तो रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव है या एक्रूड इन इंडिया है, तो वो ऑल एसएससीज के लिए टैक्सेबल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 105। आफ्टर रिसेशन कम, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है। इसका ना ये एक साइकिल है, बिजनेस साइकिल है। इसका एक डायग्राम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं डायग्राम बनाती हूँ, जैसे इस तरीके, देखिए इस तरीके से है जैसे, और ये है, तो ये आपका इस तरीके से होता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये इंक्रीज हो रहा है, बूम हो गया है, ये पीक हो गया है, और यहाँ पर आपका फिर से रिसेशन है, गिर रहा है, रिसेशन है, यहाँ डिप्रेशन है, और ये फिर से यहाँ रिकवरी है। एक्सपेंड हुआ, रिसेशन हुआ, पीक पे गया, रिसेशन हुआ, डिप्रेशन में गया, ये पार्ट डिप्रेशन का होता है। एंड फिर क्या होगा, फिर से क्या हो रहा है, फिर यहाँ रिकवरी हो रही है। तो डिप्रेशन है और डिप्रेशन के बाद रिकवरी है ना। कुछ लोग रिकवरी भी आंसर मार्क करने की
कहा है, मैंने देखा है कि रिकवरी हो सकता है, तो रिकवरी नहीं है, डिप्रेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106। ऑन 31 मार्च 2019 टोटल डेटर्स रुपीज 25,000 के डेटर्स से बैड डेट्स थी उस समय 1000 की, रेट ऑफ डिस्काउंट था 2%, रेट ऑफ प्रोविजन था 5%। 5% ये सब चीजें दे रखी है, तो अमाउंट ऑफ डेट डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये बता रहे हैं कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना बैठेगा, कैलकुलेशन बतानी है। तो इसमें पहले 25,000 में से आपकी जो बेड डेट्स है ना, आप इन्हें माइनस करेंगे, उसके बाद आप प्रोविजन या डिस्काउंट निकालते हैं, जो कि आपका बैठेगा 24,000। 456, इसका करेक्ट आंसर 456 है। हम्म 24,000, 24 सॉरी 25,000 हमारे डेटर हैं एंड 1,000 बेड डेट है, हो गए हैं, तो उसको माइनस करेंगे, हो गया 24,000 हो गया। एंड रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा, प्रोविजन भी बनाया है, एक मिनट। हम्म 24,000, अब इसमें से हमें प्रोविजन को भी माइनस करना होगा। प्रोविजन कितना है 24,000 का 5% है, उसे माइनस करना होगा, तो ये जगह 500, 5 20 करेगा 2, 5 10, 1200। तो अब यहाँ से हम 1200 भी माइनस करेंगे, तो 008, 3 में से बन गया 2 एंड 2। अब यहाँ हमें डिस्काउंट मिलेगा, सब कुछ माइनस करने के बाद प्रोविजन भी बना लिया हमने, तो हमारे 22,800 के डेटर्स रह गए, और फिर हम उसे डिस्काउंट देंगे कि भाई डिस्काउंट दे रहे हैं, तुम्हें 2% का पैसे दे दो, तो 2% का डिस्काउंट दे रहे हो, कितने का 2% का डिस्काउंट कितना बैठेगा, अब इसका 1% निकालू मैं तो 228 बैठेगा, तो 2% कितना बैठेगा, दोनों को फिर से ऐड कर लो या मल्टीप्लाई, 8 16, 224 15 एंड 4, तो ये हो गया आपका 456। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम्म तो देखिए क्या लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जब आपका रिवेन्यू कॉस्ट के इक्वल हो जाए, टोटल रिवेन्यू इक्वल टोटल रिवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, तभी आपका ब्रेक इवन है, मतलब ना नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को ब्रेक इवन कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, सेकुलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, सेकुलर ट्रेंड जो होता है उसको आप वेटेड एवरेज मेथड से आप मीन कैलकुलेट करते हैं, बाकी इन सब मेथडों से आप सेकुलर ट्रेंड मेजर कर सकते हैं। और कौन और भी मेथड से सेकुलर ट्रेंड क्या है, सेकुलर ट्रेंड पहले तो टॉपिक है टाइम सीरीज से, टाइम सीरीज एक अलग टॉपिक है। सेकुलर ट्रेंड में हम क्या देखते हैं कि मार्केट एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म में जो अकर कर रही है ना, उन एक्टिविटीज को देखते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट टर्म से इस पे कोई प्रभाव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म की एक्टिविटीज देखते हैं। और जो ये एक्टिविटीज होती हैं सेकुलर ट्रेंड में, ये आपकी न्यूट्रल भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। एंड इसका एक आपको चीज पता होना चाहिए, लाइन आ सकती है, पूछा जा सकता है पेपर में, सेकुलर ट्रेंड्स क्या है, आर इनका क्या रिलेशन है, साइक्लिक ट्रेंड्स है, आर कॉन्ट्रास्टेड मतलब ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्टेड विद साइक्लिकल ट्रेंड। ठीक है, अब ये तो है मूविंग एवरेज, सेमी एवरेज एंड फ्री हैंड कर्व मेथड, ये तो है ही 3 मेथड। और कौन सा मेथड है, एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड जिसका पीछे भी क्वेश्चन आया था, बेस्ट ऑफ लाइन फिट कहते हैं इसे, दूसरा नाम है इसका। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको सेकुलर ट्रेंड से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम इज, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका एक कैपिटल रिसिट है, जो कि आपको बताया है सेक्शन 52(1) में, और इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, जो कहाँ होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है।
सिक्योरिटी प्रीमियम। अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, मतलब किसी का जो अर्थमेटिक मीन है वो 5 आ रहा है। अब आपकी ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाई बाय 5, देन द अर्थमेटिक मीन विल बी फ्रीक्वेंसी। अब मैं बताती हूँ फॉर्मूला क्या है, आपको पता होगा, सिग्मा एफ एंड एक्स एंड अपॉन एफ कह सकते हैं या एन कह सकते हैं। ये एफ और एन एक ही है, टोटल है नीचे, तो नीचे टोटल है और ये एफ है ना। तो क्या होगा, इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी में 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो मैं यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मल्टीप्लाई है, और यहाँ जो n का टोटल है उसमें भी 5 की मल्टीप्लाई कर दूं। टोटल में 5 की मल्टीप्लाई कर दो या सारी डिजिट्स में एक एक करके 5 की मल्टीप्लाई करो, प्लस करके आंसर सेम ही आने वाला है इसका। जैसे मैं बताती हूँ, अगर किसी को थोड़ा सा मैथ्स में दिक्कत होगी तो समझ नहीं आएगा। देखिए जैसे एक्स और एफ आपको 2 चीज दे रखी होती है, 2 3 4, 1 2 2 इस तरीके से दिया है, तो और ये 1 5 हो गया। अभी मैं कहा है 5 मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रीक्वेंसी में, ईच फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर मैं यहीं पे 5 में मल्टीप्लाई कर दूं 25 आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक एक में मल्टीप्लाई करके देखूं तो भी 25 ही आएगा। देखिए 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 एंड 5 टू जा 10, तो अब भी 25 ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अभी देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, तो सेम सिचुएशन रहेगी ना अभी भी। मल्टीप्लाई दोनों में मतलब एफ में मल्टीप्लाई करा मैंने, तो दोनों जगह इफेक्ट आया है, ऊपर भी नीचे भी। तो 5 से 5 कट गया तो कोई इफेक्ट आया नहीं, तो इसलिए मीन क्या रह जाएगा, मीन क्या रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक चीज और है, जो आपको यूजीसी नेट में तो काफी पूछा जाता है, तो हो सकता है यहाँ भी पूछा जाए, स्टैंडर्ड बढ़ ही रहा है डेली, मतलब हर ईयर। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन आता है यूजीसी में कि अगर ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इसमें आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस करते हैं, प्लस या माइनस या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये सब करते हैं, तो क्या इफेक्ट आएगा, हाँ क्या इफेक्ट आएगा। तो इससे आप प्लस माइनस करें या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, मीन पर इफेक्ट होगा, मीन इफेक्ट विद सेम कांस्टेंट या सेम डिजिट। आपने जो भी किया है, मल्टीप्लाई किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, जो जो आपने इन सब डिजिट्स में आप करेंगे चेंज, वही आपके मीन में चेंज होगा। मतलब आपने अगर इन सब में 5 5, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता कि फ्रीक्वेंसी में ना होके एक एक ये वाली जो टर्म्स है इसमें 5 प्लस करा है एक एक में सब में, तो क्या हो जाता, इसमें भी 5 प्लस हो जाता, तो हमारा मीन 10 हो जाता। कहा होता कि मल्टीप्लाई करा है 5 से इसमें एक्स में, ये टर्म्स में, तो 5 का ही मल्टीप्लाई आंसर में भी हो जाता, तो 5 5 या 25 हो जाता, ठीक है। ये है आपका ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से इफेक्ट होता है मीन। ये है आपका स्केल, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसे स्केल कहते हैं, और प्लस माइनस को ओरिजिन कहते हैं। तो ये दोनों से इफेक्ट है, मीन अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल, या फिर डिपेंड ऑन ओरिजिन एंड स्केल, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, ये कीन्स की डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी जोसेफ स्कम्स्टर की डेफिनेशन है ये वाली, है ना, ये इसलिए रॉन्ग है। बाकी देखिए अभी मैंने बताया डायग्राम से, एक्सपेंशन, रिप्रेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये ट्रू है। बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल सिस्टम, ट्रू है। कैपिटलिस्ट क्या है, मार्केट होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो वैसा ही बिजनेस साइकिल पार्ट है कैपिटल का, मतलब मार्केट का पार्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इज ट्रांसफर्ड टू, रिडेम्पशन जब करा तो जो सिंकिंग फंड में कुछ अमाउंट बचा वो कहाँ जाएगा, वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जितना यूज होना था डिवेंचर्स के लिए यूज हो गया, एक्स्ट्रा बचा है तो जर्नल रिजर्व में चला जाएगा। अब ये सेंसस की बात है, देखिए सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कराता है, इनका डिपार्टमेंट है। आगे के कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अभी फॉर्मूला पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, भी फॉर्मूला था, वो टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल है। फॉर्मूला क्या था दोबारा बता देती हूँ, टू मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और नीचे होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट है, और भी होती है वो सारी, आपको इन्वेंटरी कंट्रोल की टेक्निक आपको पढ़नी है। फॉर प्रिंटिंग वेडिंग इन्विटेशन, एक वेडिंग इन्विटेशन क्या होता है, कस्टमाइज होते हैं जैसा कस्टमर कहेगा, तो वो जॉब कॉस्टिंग है ना।
एक पर्टिकुलर जॉब हमें बार-बार, जैसे किसी हम शादी के कार्ड ही छापते हैं ना, तो बार-बार हमें अलग जॉब मिलेगी, कोई ना कोई उसमें चेंजेस भी होते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, फंक्शनल रिलेशनशिप टू वेरिएबल है तो उसे कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। आयोग ने आंसर इसका रिग्रेशन एनालिसिस दिया था, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में आप लीनियर रिलेशनशिप होता है टर्म्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, फंक्शनल तो कोरिलेशन में होता है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। 117 में क्या है, डेटर दिए हैं आपको, बिल रिसीवेबल दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है एंड आपका बिल्स पेबल दिया है। तो इसमें आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बताना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। हाँ, तो इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, फॉर्मूला है आपका एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन आपका नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल। तो वो क्या है, नेट क्रेडिट सेल क्या होता है, जो आपकी सेल है ना, सेल में से आपको रिटर्न हटा देना, तो रिटर्न हटा देंगे तो इसमें से 250 में से 10 गया तो 240 हो गया, 240, 2,40,000 एंड ऊपर रिसीवेबल्स, डेटर और बीआर रिसीवेबल है। अब इसका एवरेज भी निकालते हैं कहीं कहीं, तो एवरेज क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्ट दिया, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो गया हमारा 60,000। और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी होती है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, मंथ्स दिए हुए हैं, तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो 3 जीरो से 3 गई, 0 गई, और इधर से ये एंड 6 4 टाइम्स एंड 4 से ये 3 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 3 मंथ्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। The portion of uncalled capital that can be called only on winding up, वाइंडिंग अप के समय मंगाएंगे सिर्फ रिजर्व कैपिटल। एनसीईआरटी के हिसाब से 6 टाइप ऑफ कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड में से कुछ इशू कर देते हैं, फिर कुछ लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर जो नहीं करते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड होती है, कुछ कॉल्ड अप होती है, फिर हम मंगाते हैं लोगों से पैसे, तो वो कॉल्ड अप होती है। जो कॉल्ड अप नहीं है, जो हमने मंगाई ही नहीं है, वो रिजर्व कैपिटल है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल को आप नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, इसका एक नाम है नॉमिनल कैपिटल भी है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट की जब भी बात आएगी तो स्टैट्यूटरी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी। द टर्म कैजुअल इनकम इंक्लूड नहीं करेगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैजुअल है, गैम्बलिंग कैजुअल है, लेइंग मनी ऑन रोड कैजुअल है, लेकिन कैपिटल गेन लिखा ही हुआ है, कैपिटल गेन ऑन सेल्स, तो कैपिटल गेन है ये, तो कैपिटल गेन तो अलग, अदर हेड ऑफ इनकम है, एक डिफरेंट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया 121, इफ द करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल 90,000। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू है आपके 19,000, मतलब ये फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, सीए माइनस सीएल। देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 90,000 प्लस सीएल। अब हमें करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो क्या होता है, सीए अपॉन सीएल। तो यहाँ देखिए 2.5 करंट एसेट इक्वल टू सी ए, और सी एल हमारा क्या है, एक मिनट, सी ए की तो मैंने वैल्यू थोड़ी सी कुछ निकाली हुई है, ये 90,000 प्लस सी एल, 90,000 प्लस सी एल, और नीचे तो सी एल ही आएगा। अब इसको जब हम क्रॉस नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा 2.5 सी एल इक्वल्स टू 90,000 प्लस सी एल। अब इसको इधर माइनस में भेजेंगे तो 2.5 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1.5 सी एल इज इक्वल टू 90,000, एंड सी एल निकालेंगे तो 90,000 अपॉन 1.5 आ जाएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई में रिलेशन है तो इधर डिवाइड में आएगा, एक जीरो यहाँ से हटाया तो ये 6 से काटा तो ये हो गया आपका 60,000। तो सी एल हमारा 60,000 है। अब देखिए सी ए की वैल्यू निकालनी है, क्या आपको पूछा क्या है, करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, तो करंट एसेट्स कहते हैं 90,000 प्लस सी एल निकल गया 60,000, तो यहाँ पर 60,000 लिख देंगे तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150, 1,50,000। अब क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसका पार्ट है, एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी में आप ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी में करंट एसेट्स, ये आपका करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एट पार एंड प्रीमियम, किसी पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं हो सकते। डिस्काउंट पे वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर सकते हैं, है ना, और स्वेट इक्विटीज को कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, और सभी को नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वार्टर आपका मीडियन होता है, Q1,
Q2 Q3 होता है और ये आपका बीच वाला जो है मीडियन Q2 मिडिल टर्म होता है। कोई है इस तरीके से तो उनको आप 4 पार्ट्स इसमें Q1 फिर Q2 एंड एक और Q3 होता है ये। तो इसमें किसी भी टर्म ऑफ सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना तो 3 पार्ट करने होते हैं 1 2 और ये 3 हो गया ना 1 2 3 4 4 में डिवाइड हो गया 3 से। तो ये आपका Q1 Q2 Q3 होता है। तो ये 2 वाला मिडिल में होता है तो मिडिल ही मीडियन होता है। जब सीरीज में आप सीक्वेंस में लगा देंगे ना असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो मीडियन मिड वाला मीडियन होता है। ये क्वेश्चंस भी शायद टीजीटी में आया था कि जब आप सीक्वेंस में लगाते हैं ना डेटा को या तो असेंडिंग में लगा रहे हैं है ना या डिसेंडिंग में लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं मीडियन कैलकुलेट करने के लिए लगा रहे हैं उसकी मिडिल टर्म मीडियन होती है और मोड क्या है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो बार बार आ रहा हो बहुत बार आया हो ज्यादा बार आया हो। नेक्स्ट क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 5 स्टेजेस है। कितनी स्टेजेस है 5। इसमें कहा है फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा है। फर्स्ट क्या है बर्थ रेट इज लो एंड द डेथ रेट इज हाई। नहीं दोनों हाई है दोनों हाई है फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज क्या है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पुरानी बात इंडस्ट्रियलाइजेशन से पुरानी बात के लिए कह रहा है। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग भी आप कंसिडर करें कि पुरानी में क्या था कि बच्चे भी बहुत लोग पैदा करते थे करते होते ही रहते थे मतलब किसी के 4 5 6 ये नॉर्मल बातें थी और डेथ रेट भी हाई था क्यों था कितने साधन नहीं थे दवाई गोलियों के बचाने के है ना। तो इसलिए दोनों चीजें हाई थी फर्स्ट स्टेज में। अब क्या था डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई। तो जब दोनों ही चीज हाई है तो उनके बीच का डिफरेंस हाई नहीं लो होगा। तो ये नीदर ए और बी है। ठीक है इसकी 5 स्टेजेस है। इसमें क्या करा था इन्होंने कि कैसे कोई कंट्री बर्थ और डेथ के लो से बर्थ और डेथ के हाई रेट से कैसे लो की तरफ जाती है बर्थ भी लो और डेथ भी लो की तरफ 5 स्टेजेस तक पहुंचती है उसके बारे में। तो इसको हम एक अलग सेपरेट आपको या तो किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। 5 स्टेज पढ़नी है। ठीक है ये आपके 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये अभी जून 2021 में ये पेपर होने वाला है उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी वीडियोस देखनी है। आपको स्लो लग रहा है टाइम ज्यादा यूज हुआ है लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देखिए लेकिन देखिए एंड अपनी इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।